अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरे चैनल पे हमेशा नए मेहमान देखते हैं, आज हमारे खास मेहमान हैं जिनका नाम है तंजील रज़ा साहब, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मीनिंगफुल लाइव्स, उसके सीईओ हैं। और इतनी कम एज में उन्होंने इतनी एक शोहरत की बुलंदियों को और कामयाबियों को बुलंदियों को छू लिया है कि हर एक आंख देख के दंग रह जाती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और आज के इस पॉडकास्ट के लिए जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन दी। नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है, आपने इनवाइट किया, आपकी मोहब्बत है, आपने याद रखा और आपके नाज़रीन जो है आपको सुनने वाले हैं। बस आपकी जिस तरह मोहब्बत से आप और खुलूस से आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसी खुलूस से हमारा दिल चाहता है कि हम आपके नाज़रीन को बेहतर से बेहतर बात बताएं, काम की बातें बताएं जो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में बेहतरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जिसके आप सीईओ हैं, मीनिंगफुल लाइव्स। जी। अच्छा, पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या है? अच्छा, मीनिंगफुल लाइव्स जो इदारा हमने बनाया ना, इसका जो एक बुनियादी मकसद था कि हम जो भी काम करें उसमें लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही हो। जिस इदारे में हम अपनी ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। देखिए, महज अगर मैं कोई ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और उस इदारे में बेहतरी नहीं आ रही, उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं उनका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। सही। तो टू ऐड मीनिंग टू इट, आपने उनको मीनिंगफुल सॉल्यूशंस देने, ऐसे सॉल्यूशंस देने हैं जो कि ना कि सिर्फ उस इदारे को फायदा पहुंचाएं, उसके इदारे में काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएं, और ना कि सिर्फ लोगों की वर्क लाइफ में फायदा पहुंचाएं, उनकी पर्सनल जिंदगी में भी उस चीजों का इम्पैक्ट। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आपने थोड़ा सा जर्नी का बताएं, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और दुनिया के कई ममालिक भी घूमे और इस जो एक तालीम की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए आपने मुल्क घूमा। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आइए। अच्छा जी, मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो मिडल ईस्ट से होती है और मैं एक ब्रिटिश स्कूल ओ लेवल्स में मैंने दाखिला लिया और ब्रिटिश करिकुलम से गुजरा। और वहाँ पे आपको पता है कि जब ब्रिटिश करिकुलम में अंग्रेज़ी ज़बान पे बहुत फोकस किया जाता है, उनके कल्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, तो मैं कहता हूँ वेस्ट के एजुकेशनल करिकुलम का एक प्रोडक्ट हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जब ओ ए लेवल्स कर लिए, आगे मैं आगे तालीम हासिल करने पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने चार्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट की। फिर मैं मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया चले गया, वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरा। और फिर मैं एक दिन फैसला किया मैंने कि वापस आने का पाकिस्तान, वालिदैन की वजह से। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था एज अ कंसल्टेंट हसन ग्लोबल रिसोर्स में, तो मैं बहुत मसरूफ़ रहता था। वीकेंड्स पे मैं फिटनेस कंसल्टेंसी करता था, वीकडेज में मैं जॉब करता था। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो वो आपको चूस लेते हैं क्योंकि आपको उस हिसाब से पैसे देते हैं। और वहाँ का जो वर्क कल्चर है बड़ा कॉम्पिटिटिव है, परफॉर्मेंस ड्रिवन है, केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो आपने मीट करने हैं। तो मैं खासा बिजी रहता था। तो बिजी रहने के दौरान में ना एक वाकया हुआ। मेरे नाना जो मेरे दिल के बड़े करीब थे वो इस दुनिया से चले गए। तो अम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास और कहती हैं कि बेटे नाना का इंतकाल हो गया है। और उस वक्त मुझे याद है शेल वीवा का प्रोजेक्ट चल रहा था और बेहद मसरूफ़ था। तो मैंने जल्दी जल्दी मम्मी को कहा, अम्मी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं ना आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। अब वो थोड़ी देर, अब यकीन करें 2 हफ्ते में तब्दील हो गई। और उसके बाद वालदा का फ़ोन आता है मेरे पास और आपको पता है जो वालदा की बातें वो सीधा दिल में जाके लगती है। बिल्कुल। तो अम्मी कहती हैं मुझे कि तुम इतने मसरूफ़ हो गए कि नाना की डेथ को भूल गए। कल हम भी मर जाएंगे, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, ऐसी मसरूफ़ रहना, दुनिया कमाते रहना। अब अम्मी ने गुस्सा तो निकालना था और उनका गुस्सा बजा था। तो बहरहाल मैंने फिर 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी अपनी डायरेक्टर से। मैंने कहा जी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं अभी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मैंने गौर और फिक्र किया, मैंने कहा इस कल्चर ने मुझे क्या बना दिया
कमाऊ पूत बना दिया जी, मशीन बना दिया। मशीन बना दिया, ये फलानी गाड़ी ले लो, ये घड़ी ले लो, ये घर ले लो, इन सब चीज के बाद क्या, मेरे जो पेट है उसमें 2 रोटी से ज्यादा रोटी आ नहीं सकती। जब मैं मरूंगा वो 6 फीट की कब्र होगी ना, कोई 40 फीट की तो हो नहीं सकती। तो ये सब एक्यूमुलेट करके और सारे रिश्ते खो के उन वालिदैन ने जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तालीम दिलवाई, उनको मैं अकेला छोड़ के आके अपनी दुनिया बसाने लग जाऊं, ये तो कोई ज्यादती है, ये खुद गर्जी है, सही। कम ज़र्फी है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं जी, मैं पाकिस्तान में रहूं, जो भी है जैसा भी है वापस इधर ही रहूंगा जब तक मेरे वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत करूंगा। फिर पाकिस्तान आने का फिर आपने फैसला किया। अच्छा, आप करियर काउंसलिंग के हवाले से, वेलनेस के हवाले से और मल्टीपल इश्यूज पे आप बात करते हैं और लोगों को बताते हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। मुझे एक बताइए एक बात की पॉइंट के पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप पब्लिक स्पीकिंग क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको शौक है तो शौक किस चीज़ का है? आपके पास कोई ऐसा इल्म है जो इतना वर्दी है कि लोगों को उससे फ़ायदा हो, या मिसाल के तौर पे अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो क्या कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी अवेयरनेस है जिससे रेस करके आपने आवाम का खैर करना है, कोई आपका बड़ा मकसद है जिसको आपने पूरा करना, आप करना क्यों चाहते हैं? जब मकसद और पर्पस क्लियर होगा ना तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पहली चीज़ है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। दूसरा, मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके अल्फाज की अदायगी कैसी है, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है, और आप जिस ज़बान में बात कर रहे हैं उस पर आपका उबूर कितना है, आपके तलफ़्फ़ुज़ कैसे हैं, आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि जो ख्यालात हैं वो ज़बान के थ्रू लोगों तक पहुंचाने हैं और ऐसे पहुंचाने कि उनके दिल और दिमाग में उतरे। ये चीज़ें मैटर है। एंड एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पब्लिक स्पीकिंग के साथ लिंक्ड है, वो है कॉन्फिडेंस। मिसाल के तौर पे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, सामने से कोई ऐसा बंदा आया जिसने आपके थॉट्स को चैलेंज कर लिया और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हुआ उसको रिप्लाई करने का, तो आपकी वही जो पर्सनैलिटी और पब्लिक इमेज शैटर्ड हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कहाँ से डिटरमाइन होती है। आपको ऑडियंस हैंडलिंग आनी चाहिए क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। आपके पास मल्टीपल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपके पास मल्टीपल किस्म के लोग आ रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके नाज़रीन है वो सुन के समझ लें, फर्स्ट डिज़ायर, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अगर मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पास 30 सामने बंदा बैठा है, अगर मेरे इन 30 बंदों से ऊपर इंटेलेक्ट नहीं है ना तो मैं इधर बैठा होना चाहिए, इधर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन 30 इंटेलेक्ट को आपने डिफीट करना है। अगर तो वो सोचने समझने वाले बाशऊर लोग हैं, वो आपको चैलेंज करेंगे आपके आइडियाज को, और अगर आपका इंटेलेक्ट इतना ऊंचा नहीं है कि आप उनके आइडियाज को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे तो माजरत के साथ आपने इधर नहीं होना, आपने टेबल के उस तरफ होना। तो ऑलवेज डिजर्व देन डिजायर, तो अच्छा भी लगता है, वर्दी भी लगता है। अच्छा, आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी ट्रेनिंग्स कराते हैं और सेशंस होते हैं, मल्टीपल कॉर्पोरेट्स आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे। क्या इश्यूज हैं जो कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एड्रेस करने के लिए कहते हैं और आपसे बात करते हैं? अच्छा देखिए, दो चीज़ें, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से बोलें तो वो कंप्लेन करते हैं कि एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव आसान अल्फाज में ये होता है कि इंसान जब एक एम्प्लॉई काम कर रहा होता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट है रिपोर्ट। मैं कोई टास्क कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट है ईमेल या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। अगर वो टाइमली नहीं हो, वो हाई क्वालिटी का ना हो, तो प्रोडक्टिविटी गिर रही होती है। वो कहते हैं भाई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही होती लोगों में। दूसरे वो कंप्लेन करते हैं कि लोगों में लीडरशिप इश्यूज हैं, नॉलेज को विदहोल्ड करते हैं, लीडर तैयार नहीं करते, सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते, अपना सक्सेसर तैयार नहीं करते। और तीसरा इशू है कि उनके अंदर स्किल्स की कमी होती है, एनालिटिकल स्किल्स की कमी होती है। रिपोर्ट आती है, एनालाइज नहीं कर पाते, अपनी गट फीलिंग के साथ चल रहे होते हैं।
उनके अंदर इस चीज की कमी होती है कि वो मार्केट को फोकस नहीं कर रहे होते, कमर्शियल एक्यूमेन नहीं होता। कमर्शियल एक्यूमेन ये है कि किस तरह से मार्केट चलती है, किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, किस तरह से बायर और वेंडर डील करता है, किस तरह से सेल होती है, किस तरह से कस्टमर का माइंडसेट होता है। तो ये कुछ कंप्लेन है इदारों के एतबार। एम्प्लॉय जो कंप्लेन करता है, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव भी समझना बहुत जरूरी है। वो सबसे पहले कंप्लेन करता है बॉसेस की कि बॉस जो है वो अनफेयर है, जो बंदा ज्यादा काम करे उसको सारे काम दे देते। पॉलिसी अपने चहीतों पे कुछ और होती है, दूसरों पे कुछ और होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अनफेयर होती है, या फिर फेवरेटिज्म होता है। दूसरे इदारों पे ये कमजोर वो करते हैं कंप्लेन के भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं पूरी जान मार रहा हूँ, बेल कर्व में आ गया कि भाई इतने % लोगों को प्रमोट करना है, तो मेरी तो मेहनत बढ़ गई, फिर मैं मेहनत करूँ क्यों। फिर कंप्लेन करते कल्चर, जो आजकल का बड़ा खौफनाक कल्चर बन गया है। 24 आवर्स अवेलेबल रहना, तो इंसान की अपनी अज़वाजी जिंदगी है, पर्सनल जिंदगी है, बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना है। भाई व्हाट्सएप के जरिए 24 घंटे हम अवेलेबल रहे, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं। ये कुछ एम्प्लॉइज के भी कंसर्न है। तो मैं कहता हूँ ताली दोनों हाथ से बचती है। इधर ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को क्या दे रही है, एम्प्लॉइज को भी देखना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना है, और दोनों ने साथ मिलकर काम करने, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, मसाइल के हल निकलेंगे और पाकिस्तान को तरक्की होगी। अदरवाइज ये इधर रोते रहेंगे, इधर रोते रहेंगे और हम पीछे जा रहे होंगे। क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे मसलों को सॉल्व करके, हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। अच्छा, इतने लोगों से आप मिले और लोगों को आपने जज भी किया होगा, आई मीन पर्सनालिटी के हवाले से, तो लोग आप क्या समझते हैं कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से बात करें तो लोगों को अपने किस जो है वो पॉइंट पे काम करना चाहिए, या क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो काम करके उस चीज़ को निखार सकें? पर्सनैलिटी के एतबार से देखें, सबसे पहले तो आती है आपकी बोलना, कि आप कितने खूबसूरती से बोलते हैं, आपकी मैनरिज्म क्या है, आपके एथिक्स क्या हैं, और आपके अखलाक क्या है। अखलाक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी। दूसरा आता है आपकी ड्रेसिंग, कि आप किस तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं, आपके कपड़े कितने साफ हैं। जरूरी नहीं है कि महंगे कपड़े हो, साफ हो, अच्छे हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, बाल आपके बने हुए हो, आपके अंदर से अच्छी स्मेल आ रही हो, तो आपने अपने आप को मेंटेन रखा हो, आप साफ सुथरे रहते हो। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस तरह से वॉक करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह लोगों को मुखातिब करते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि आपका एक पब्लिक इमेज शेप हो रहा होता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा अपने आप को कैरी करते हैं, तो एक बड़ा पावरफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा होता है उन लोगों को जो आपको देख रहे होते हैं, जो आपको एडमायर कर रहे होते हैं। तो कहीं लोगों के अंदर ड्रेसिंग की कमी है, कहीं लोगों के अंदर बात करने की कमी है, कहीं लोगों के अंदर अपने आप को कैरी करने की कमी है। तो इन 3 एरियाज हैं जिस पे लोगों को गौर और फिक्र करनी चाहिए। खुद ही अपनी उस पर नज़र डालें और जहाँ जहाँ जिस फैक्टर का लगता है कि कमी, उस चीज़ को फुलफिल करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वेलनेस के हवाले से बात अगर करें तो क्या आप कहेंगे कि किस तरह हम इस पे काम कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, उसको अगर अपने वर्क प्लेस पे बैलेंस करना है, क्या आपकी राय है? देखिए, मेरे हिसाब से ना, जब भी हम इंसान की सेहत की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, वेलनेस इज बेसिकली कि आपकी सेहत, कंप्लीट सेहत, तो लाइफस्टाइल मैटर करता है। ये आपका लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं जहाँ पे आप पहुंचे, और इस लाइफस्टाइल को चेंज करके ही आप बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पे आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो सीढ़ी चढ़ने में उन्हें मसले होते हैं, उनके डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट के मसाइल है, तब्बा जो है वो फुल है, आगा खान फुल है। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से डिजीजेस हो रही है ना, और ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और बड़े नुक्ते की बात बताता हूँ, ये आपकी ऑडियंस और आप बड़ा गौर फिक्र करेगा। पाकिस्तान में जितना भी काम हो रहा है वो ट्रीटमेंट, डायग्नोज और ट्रीटमेंट में हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा मरीज हो रहा है, बीमार हो रहा है, उसके डायग्नोज के लिए आपके पास टेस्ट है, ट्रीटमेंट के लिए दवाई है, उससे पहले के जस्ट है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन पे कोई काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, जिससे आप डिजीज से बच सकते हैं।
तो जो हमारा वेलनेस का इनिशिएटिव है और जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ हमने मिलकर किया है वो यही है, अपना लाइफस्टाइल ट्वीक करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएं। अब लाइफस्टाइल में क्या आता है, 4 फैक्टर्स आते हैं। पहले बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो जैसे कि आपने पूछा। देखिए जहनी सेहत ये है दिमाग का सुकून। सादा अल्फाजों में, जहनी सेहत कब खराब होती है, जब आपके पास स्ट्रेस आता है, जब आपका जहन जो है फ्यूचर में रहता है या तो पास के गम में रहता है। और उसको डील करने का जो नुस्खा है ना वो ये है कि जी सबसे पहले आपने अपने दिमाग को हाजिर में रहना है, ताकि वो आगे की परेशानी में ना परेशान हो, एंजाइटी ना हो, या पीछे पास में जाके दुख और गम को ना। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है भाई, आप प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे आप और मैं अभी बात करें, हम प्रेजेंट मोमेंट में, हम पास की गम में नहीं है ना फ्यूचर की फिक्र में, बस बैठे में गुफ्तगू कर। एक तो इस तरह से होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि देखिए कोई भी परेशानी, स्ट्रेस होना, सर अगर वो निकाली नहीं जाए ना, एक्सप्रेस नहीं की जाए, तो वो उस दिमाग में जम जम के फट जाती है, लावा बन जाता है। तो आपका कोई ऐसे दोस्त होने चाहिए, आपकी वाइफ होनी चाहिए, या आप कागज का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, अपनी परेशानियां अल्लाह से डिस्कस कर सकते हैं, अपने जहन से निकालें। जो चीज जहन से निकल गई कागज पे आ गई, आपका स्ट्रेस कम हो गया। उसके अलावा आपको कोई ना अपना हॉबी प्रैक्टिस करें, जो आपका शौक है वो करें, ताकि आप वो उस काम के और दुनिया के बाकी झमेलों से निकल के वो काम करें जो उसमें आपको मजा आता है। वो बैलेंस क्रिएट करें, आप दोस्त बनाएं, आप पॉजिटिव कंटेंट देके नेगेटिविटी को कंट्रोल करें। देखिए बाहर की दुनिया सारी खराब है, बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है कि कोई बाहर आके बोले भाई आज ये अच्छी खबर है, आज ये देखो ये रोड पे अच्छा हुआ, या तुम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, या क्या जबरदस्त तुम अपने आप को कैरी कर रहे हो। पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी, आपने अपनी इंटरनल पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, ताकि इससे आपकी जहनी सेहत बेहतर हो। दूसरी चीज आती है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके जिस्म में 365 मसल्स बनाई है, और हर मसल का फंक्शन है मूवमेंट। अब जब से जैसे कुर्सी आई है, गाड़ी आई है, जो इनोवेशन हुई है, इसने आपके लोअर बैक के मसल्स को वीक कर दिया है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा लोअर बैक के प्रॉब्लम है। जब से सेलफोन आया तो गर्दन के मसल चले गए, सर्वाइकल के इश्यूज आ गए, शोल्डर्स वीक हो गए। तो ये जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इससे जब मसल आपकी वीक हो रही है, आपने अपनी मसल को डेली बेसिस पे 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने अपने लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। और खवातीन को बिलखुसूस मैं ये कहूँगा, उन्होंने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। घर के काम करने से एक्सरसाइज नहीं होती। आपने जो खवातीन है उनको बहुत ज़्यादा अपने कोर पे काम करना चाहिए, उन्हें अपने लेग पे काम करना चाहिए। कोर इज़ द पेट वाला रीजन। और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, 20 मिनट निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने आप पे ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हमारी बेचारी अक्सर घर के काम और बाकी जिम्मेदारियों में अपने आप को भूल जाती हैं, तो सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस ये है, 20 मिनट निकालिए। आपके नाज़रीन के लिए मैं वर्कआउट शेयर कर लूँगा, कोई भी कर सकते हैं, या यूट्यूब पे ढूंढ लें, हज़ारों पड़े हुए, बस करने वाले बने और कंसिस्टेंसी से करें। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये है कि जैसे अगर अपनी गाड़ी है, बाइक है और नई लिया आपने, तो आप चाहेंगे कि सबसे अच्छा पेट्रोल डलवाएं, सबसे अच्छा ऑयल डलवाएं। लेकिन खाने के मामले में आप कहेंगे कि जी रोड पे अगर ठेले पे एक बहुत मजेदार चाट मिल रही है ना, भले से उसमें धुआं भी है, मट्टी भी है, लेकिन मैं खाऊंगा क्योंकि मजे की है। तो ये गलत है। पेट का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, ताकत वाली ग़िज़ा खाएं, वो ग़िज़ा खाएं, कोशिश करें जो मट्टी से उगी है, ना कि फैक्ट्री से बनी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की कुदरत है कि जो चीज़ उन्होंने मट्टी से बनाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो आपके पेट के लिए सबसे मुफीद है। नेचुरल ग़िज़ा खाएं, टाइम पे खाएं, मगरिब के बाद खाएं, कम ग़िज़ा खाएं, ताकि पेट में हिस्सा हो डाइजेस्ट करने के लिए, हवा सांस लेने का हिस्सा हो। सुन्नतों को कबूल करें, कबूल बोलना, उनको फॉलो करें उसको। आपकी जो पेट है ना तो कभी खराब होगा और सुकून में रहेंगे। आखिर में जो बात आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नींद। टाइम से सोना, टाइम से उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज है जिसमें आपके ब्रेन को रेस्ट मिलता है
वरना पूरा दिन ब्रेन चल रहा होगा। तो आपने वो फैक्टर से बचना है जिससे आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती है। नंबर 1 लाइट, वो बड़े बड़े वाइट वाले बल्ब लगे हुए होते हैं। हम कहते हैं कराची जो है वो रोशनियों का शहर है, जिस बात पे शर्म से डूब मर जाना चाहिए था उस पर हम फख्र करते हैं। बिकॉज पूरी दुनिया में आप देख लें 7 बजे के बाद डिम लाइट्स होती हैं। वो जो एक मेलाटोनिन है वो केमिकल रिलीज तभी होता है जब लाइट्स डिम होती है, और फिर वो रिलीज होता है, फिर आपको स्टिमुलेट करता है, सुकून गुनूदी की तरफ जाते हैं। गुनूदगी की तरफ जाते हैं। आप अपने घर में एक ट्राई करके देख लेना, 7-8 बजे पूरा एक लाइट डिम लाइट जला दें, आप देखिएगा 1-2 घंटे बाद खुद ब खुद आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो हेल्प करता है मेलाटोनिन के प्रोड्यूस होने में। वो एक सोने का केमिकल है। उसके अलावा सोने से पहले हैवी खाने नहीं खाने चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। उसके अलावा सबको माफ करके सोएं, अगर कोई परेशानी है वो लिख के सोएं या डिस्कस करके सोएं ताकि दिमाग खाली हो। फिर तैयारी करें, सूरतें पढ़ के सोएं और अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के सोएं। आप अगर किसी रूम में सो रहे हैं तो मेक श्योर करें वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन जरूरी है। हवा जरूरी है। मैं आपके नाज़रीन के लिए एक और चीज बता दूं, एक प्लांट है स्पाइडर, वो प्लांट रखें रात को। वो सॉरी स्पाइडर नहीं है, स्नेक है या स्पाइडर, स्नेक प्लांट, स्नेक है या स्पाइडर, दोनों में से एक है जो रात को ऑक्सीजन देता है। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास 4-5 लगे हुए हैं तो चारों कोनों से ऑक्सीजन आ रहा है, वेंटिलेशन हो रही है, तो वो भी नींद की क्वालिटी इंक्रीज कर लेता है। आखिरी टिप, खामोशी। अगर खामोशी नहीं है तो इंसुलेटेड विंडोज और डोर्स आते हैं जो साउंड को ब्लॉक कर देते हैं। खामोशी बहुत जरूरी है, शर्त है सोने की, और मुझे पता है शहर कराची में इतने आसानी से नसीब नहीं होता। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल है, इसको आपने ठीक करना है, इसको आप ठीक करेंगे, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद ब खुद बढ़ेगी। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं जो न्यू इस फील्ड में आना चाहते हैं, पब्लिक काउंसलिंग के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, जिन्हें बहुत शौक है पब्लिक में बोलने का, उन्हें को टिप देना चाहेंगे इस प्रोफेशन के हवाले से? देखिए, ये प्रोफेशन बहुत हाईली लुक्रेटिव प्रोफेशन है और इसमें सबको आना चाहिए, प्रॉफिटेबल। सबसे पहली टिप तो मैं ये दूंगा कि देखिए, किसी को अगर कुछ देना है ना तो खुद कुछ आना बहुत जरूरी है। महज सिर्फ खाली बोल लेना काफी नहीं, इल्म भी होना चाहिए और वो इल्म को देने की मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इल्म है मेरे पास, मैं कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको सिखा दूंगा, नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, एक प्रोग्राम बनता है, एक डिजाइन होता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है, एडल्ट लर्निंग होती है, एडल्ट पेडागोजी होती है। तो वो स्किल्स प्रॉपर तरीके से सीखें, उसके सर्टिफिकेशंस आते हैं, अच्छे बड़े काबिल लोग सिखा रहे हैं, वो सर्टिफिकेशंस करें और फिर खुद तजुर्बा लें। अगर जो आप सिखा रहे हैं अगर आपने खुद नहीं किया तो फिर आपको लोग ग्रिल करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी लीडरशिप की वर्कशॉप हुई है, मैंने खुद अभी एक बंदे की टीम नहीं संभाली, तो मैं किसी को क्या लीडरशिप सिखाऊंगा? हर बंदा लीडरशिप की ट्रेनिंग करवा रहा है और जिंदगी में आज तक एक बंदे को कमांड नहीं किया और एक बंदे की टीम नहीं संभाली, वो लीडरशिप करवा रहा है। एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस करवा रहा है, उसने कभी साइकोलॉजी के ऊपर एक किताब नहीं पढ़ी, उसने कभी इमोशंस की केमिस्ट्री नहीं समझी, ब्रेन नहीं पढ़ा, हार्ट नहीं पढ़ा और वो इमोशनल इंटेलिजेंस करा रहा है जी। चले पर्सनल डेवलपमेंट वो करवा रहे हैं जिसे जिंदगी में जिसका प्रोफेशनल करियर ही नहीं है, कोई अचीवमेंट भी नहीं है। चलो कोई बड़ा बिजनेस वेंचर सेट किया हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई बड़ी बुक पब्लिश की हो, कुछ तो हो। अब खाली ढोल लेके अगर आप बजा रहे हैं तो सुनने वाले बहुत कम होंगे और एक हद तक ही सुनेंगे, उसके बाद वो कहेंगे जी भाई कुछ दूसरा नया मंजन लेके आइए और हम फिर उस मंजन को खरीदेंगे। अच्छा, अभी आपने लीडरशिप की बात की तो वही सवाल बड़ा अच्छा है मेरे जहन में आया, मैं सोचा आपसे पूछूं कि लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ होती हैं या ये बाद में आती हैं? क्या इसमें थोड़ा सा, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी क्वालिटी हो, वो बनती है। इसकी मिसाल देखता हूँ, मैं एक मौलाना साहब से डिस्कशन कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे यहूदियों का बड़ा साजिशी दिमाग है, उन्होंने तो मुसलमानों को इस तरह फंसा के रखा है। मैंने कहा साहब, जो दिमाग यहूदियों के पास है वो आपके पास भी, वो इस्तेमाल नहीं, आपने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया तो वो आपसे आगे हैं, आपसे सुपीरियर है, आपको कंट्रोल करते हैं।
तो रियलिटी ये है कि दे हैव बिल्ड देमसेल्फ। इसी तरीके से लीडर जो है जी आप बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को बना सकते हैं, आप अपने अंडर टीम को बना सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बना सकते हैं, आप उन्हें वो माहौल दे सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। और इसकी मिसाल मैं अगर अपने बच्चों को देखूं तो मैंने अपने बच्चों को एक सर्टेन तरीके से देखने की ख्वाहिश जाहिर की कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर, कि हम उनको वो क्वालिटीज़ दें। तो मेरे आंखों की बात है कि मेरे बच्चे आप देखेंगे खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद काम करते हैं और खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, काम करवाना जानते हैं, काम करना जानते हैं, लोगों को फेस करना जानते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं वो बिल्ड होनी है ना उनके साथ। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे ये क्वालिटीज़ और उभरते रहेगी, एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ लीडर। ज़बरदस्त। अच्छा, हम अभी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त सेम इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, और डॉक्टर शकील के ज़ेर साया ये काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर शकील का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि इस पॉडकास्ट को हम करें। और इस इंस्टीट्यूट के हवाले से क्या आपकी राय है? मैं समझता हूँ सर शकील जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और ये एक बड़ा तवील सिलसिला है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि सर को अपनी ज़िंदगी में भी दिखेगा, इंशाल्लाह बाद वाली ज़िंदगी में दिखेगा, और यहाँ से जो लोग तैयार होंगे, सीखेंगे, वो आगे कितने लोगों को सिखाएंगे, वो आगे कितने लोगों को सिखाएंगे। तो ये सिलसिला बहुत बड़ा है, ये विजन बहुत बड़ा है, जगह बड़ी मुक़द्दस है, बड़े अजीम लोग आते हैं, बड़े इल्म वाले लोग आते हैं। मैं भी इधर का ही एक, जिसे कहते हैं, छोटा सा पौधा हूँ जो जिसका बीज सर शकील ने बोया था। अच्छा, बात हो रही है सिम इंस्टीट्यूट की, तो अभी कल ही एक इवेंट हुआ दीवान के हवाले से, और हमारे मुल्क से बाहर पाए के जो है वो दानिश्वर आए थे। तो कैसा रहा था इवेंट? इवेंट बड़ा जिसे कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि एक इल्मी हवा चल रही है, और उस हवा में जो है हम उससे बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हर इंसान एक अपना ज़ाविया, अपना एक मुख्तलिफ ज़ाविया प्रेजेंट कर रहा था। इतना सीखने को मिल रहा था, जो मेरी डायरी है मैं लेके घूमता हूँ, उसमें वो काफ़ी नोट्स मैंने बनाए। और मैं समझता हूँ इस तरह की महफिल में बहुत कम रह गई, क्योंकि मैं तो काफ़ी जगह पे एज अ मेहमान भी इनवाइट किया जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आर्टिफिशियल है, लोगों से मिलना आर्टिफिशियल है। और जो कल का इवेंट था उसमें मुझे मुखलिसी दिखी, इल्म दिखा, बड़े दानिश्वर लोग बैठे थे और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें कर रहे थे, मुखलिस थे कि इस मुल्क, कौम और हमारे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये सर की और आप लोगों की एफर्ट्स हैं कि आपने हम सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया, और अल्लाह से दुआ है कि बस हम जो जिस मकसद के लिए मिले हैं उसमें अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता करें, हमारे गोल्स को अचीव करें। बड़े खूबसूरत महफिल। आई होप कि जो काउंसिल बनाई है, कमेटी बनाई है, ये आगे कुछ लोगों के लिए बड़े काम कर सके। और बताएं कि यूट्यूब चैनल शहजाद व्लॉग्स के हवाले से क्या राय है आपकी, अगर आपने देखा उसको? देखें, जहाँ तक जो मेरी आपकी इंटरेक्शन रही है, शॉर्ट आप जो काम कर रहे हैं सर जी, बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आपको नहीं पता कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं और उस वीडियो से क्या सीख रहे हैं, और जैसे मुस्तक रसाई सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और ना तो मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल होता है कि मैं हर किसी को अटेंड कर सकूं, हर किसी की इस्लाह कर सकूं, या कोच कर सकूं, या गाइड कर सकूं। लेकिन आपके चैनल के थ्रू वो कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ अमल दरामद करेंगे, कुछ आगे लोगों को सिखाएंगे। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला है, और डिजिटल वर्ल्ड में तो हमें इसका नहीं पता कि इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि इसका स्केल मेजर नहीं कर सकते कि कौन देख ले वीडियो, आपकी वीडियो कहाँ फॉरवर्ड हो जाए, कौन मेरी बात सुन ले और उससे अमल कर ले और उस बात से उसको फ़ायदा हो जाए, और वही बात वो आगे और बेहतर तरीके से किसी और को समझा सके। तो ये इल्म फैलाने का एक बड़ा जरिया है डिजिटल एज, और उसमें माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल हैं, आप भी बिजी हैं, अपना वक्त निकाल लें, और हम जैसे लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारी इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी डेडिकेशन चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, और माशाल्लाह बड़े खुलूस के साथ करें। अल्लाह ताला इसको, मेरी दुआ है, तहे दिल से दुआ है कि इसमें और आपको बरकत मिले और कामयाबी मिले और तरक्की मिले।
बहुत आमीन, शुक्रिया। आमीन। तो सर आपको जो अप्रोच करना चाह रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना चाह रहे हैं मीनिंगफुल लाइव्स को, किस तरह अप्रोच करेंगे? वेबसाइट? जी, वेबसाइट से कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है connect@meaningfullives.tk, उस पे रीच आउट कर सकते हैं और मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सिर्फ लिंक्डइन पे होता हूँ और जो भी मुझे मैसेज करे मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। या मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिसे उन्होंने ईमेल करना है। ईमेल इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि रीडिंग इज़ मच क्विकर देन टॉकिंग। तो तंजील रज़ा @meaningfullives.tk पे वो ईमेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि कोई मुझे ईमेल रिसीव हो। वादा ये है कि मैं रिप्लाई करूंगा। टाइम की गारंटी नहीं दे सकता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई भी ईमेल अनआंसर्ड नहीं आती। बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत फ्रूटफुल हो रही हैं और मेरा मेरा दिल नहीं कर रहा कि अपनी आपसे के साथ एक गुफ्तगू का मैं इख्तिताम करूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारी नौजवान नस्ल को बताएं कि बुक रीडिंग, किताब का पढ़ना कितना ज़रूरी है आज के वक्त में। देखें, किताब ही हमारे नौजवान को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ। ये आप सबके नाज़रीन के लिए भी है, ख़ास तौर पे नौजवान के लिए, क्योंकि मैं नौजवानों से मेरी उम्मीद है। मेरा होप है ना, मैं पाकिस्तान के नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं होप दिखता है। मैं ये कहता हूँ, देखिए, हम नौजवानों ने अपने जज्बात आउटसोर्स कर दिए नेटफ्लिक्स को, अपनी नॉलेज आउटसोर्स कर दी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, अपनी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आउटसोर्स कर दिए चैट जीपीटी को। तो खुदारा अपने जज्बात, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब को करें, अपनी सोच, अपनी नॉलेज किताबों को करें या वर्दी उस्तादों को करें। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अपने पास रखें। ये आपका एहसास है, जो जहन सोचता है वही मसाइल का हल निकाल सकता है। और अल्लाह ताला ने आपको वो पोटेंशियल दिया है जो कि आपको नहीं पता जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, जब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, मायूस ना हो, दुनिया को समझें। दुनिया एक सिस्टम के तहत चल रही है। तो मैं चाहूंगा ये आपकी ऑडियंस को कहना कि देखें, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के सिस्टम को समझें, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को समझें, ग्लोबल सिस्टम्स को समझें, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, क्योंकि इस्लाम कहता है कि पावर इकट्ठी करो। पावर पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं आ सकती। हमारी यूथ अभी बहुत पीछे हो गई पॉलिटिक्स। उन्हें पता ही नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चल रहा है, उन्हें पता नहीं है पार्लियामेंट का क्या रोल है, पॉलिसी में क्या रोल है। जब आपको इन रोल्स का पता नहीं, सिस्टम में आप रह रहे हैं, तो आप चेंज कैसे लाएंगे सर? तो मेरा बड़ा एक ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हमारी यूथ भी एजुकेटेड हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, अवेयर हो, उनको पता हो कि सिस्टम चलता कैसे, पॉलिसी कैसे बनती है, अमेंडमेंट्स कैसे होती है, कौन चला रहा है, कौन इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसको चेंज कैसे किया जा सकता है और क्या चीज़ चेंज करने वाली है। कोई एक्टिविज्म हो, पॉलिटिकल एक्टिविज्म मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ में हो, जो कि नहीं है। बहुत गुफ्तगू आपके साथ बहुत खूबसूरत रही और मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि नेक्स्ट किसी सेशन में हम किसी और टॉपिक पे बात करें। बिल्कुल जी। और मैं आपका बहुत मुश्कुर ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ, किसी अच्छी सीखने वाली बात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।